डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम टच करेंगे टेंडरिंग को, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले टेंडरिंग। तो टेंडरिंग जी एक ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें आप एक इनविटेशन देते हैं दूसरी पार्टीज को ताकि वो आपको एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर सकें। देखें, अक्सर आपने इस किस्म का डॉक्यूमेंट जो है, मैं इसको अगर जूम इन करूं ये आपको नजर आएगा, अखबारात में इस किस्म का टेंडर नोटिस देखा होगा। इस टेंडर नोटिस को हम एक फॉर्मल इनविटेशन कह सकते हैं कि भाई ये वाली एक एजेंसी है जिसको एक स्पेसिफिक सर्विस रिक्वायर्ड है, वो ये चीज़ चाहते हैं और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। इन टर्म्स एंड कंडीशंस की बुनियाद पे वो ये सर्विस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो लोग ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अगर विलिंग हैं इस टेंडर नोटिस के अगेंस्ट, इस फॉर्मल इनविटेशन के अगेंस्ट, तो वो जो मेंशन किया गया डेट, टाइम और जगह है वहां पे अपने प्रपोजल्स उस वक्त पे जमा कर। टेंडरिंग क्या है जी? एक फॉर्मल प्रोसीजर है, एक फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ इनविटेशन है जिसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को इनवाइट करती है ताकि वो दोनों किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट पे कंसिडर करें एक दूसरे को और उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट तय पा जाए। टेंडरिंग का जो प्रोसीजर है इसके अंदर सबसे पहले आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। अब टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या चीज होते हैं जी? टेंडर डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले इनविटेशन टू टेंडर होता है कि सबसे पहले आपने इनविटेशन टू टेंडर प्रिपेयर करना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन। अभी जाहिर है टेंडर के स्टेज पे तो कोई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं हुई होती ना। अगर सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से टेंडर को देखा जाए तो उस वक्त वो इंफॉर्मेशन जो कंस्ट्रक्शन से पहले पहले की इंफॉर्मेशन है, फॉर इंस्टेंस अब ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या काम करना है, किस लोकेशन पे करना है, क्या मेजर स्पेसिफिकेशंस ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क होंगी, इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आपको अवेलेबल होती है। डिजाइन ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, स्केड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटीज, टेंडर फॉर्म, तो ये वो सारी चीजें हैं जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, कॉल नोटिस दे देते हैं, वट एवर द सोर्सेज, आप न्यूज़पेपर के थ्रू देते हैं, आप ऑनलाइन किसी फोरम से देते हैं, आप किसी सोशल मीडिया के फोरम से देते हैं, या कोई भी जो भी उस जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर जी जब आप कॉल नोटिस दे देते हैं तो उसके अगेंस्ट सबमिशंस होती हैं, लोग अपनी बिड्स, अपने प्रपोजल्स जमा कराते हैं, फिर वो स्पेसिफिक डेट और टाइम पे उन प्रपोजल्स की, उन टेंडर्स की ओपनिंग होती है और फिर टेंडर्स को एवेल्युएट किया जाता है। टेंडर्स एवेल्युएशन से क्या मुराद है? टेंडर एवेल्युएशन से ये मुराद है कि आप एक सर्विस चाहते हैं, मुख्तलिफ बिडर्स उसके अगेंस्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल 10 लोग आ जाते हैं आपके पास कि मैं ये बिल्डिंग आपको बना के दूंगा। अब वो 10 लोग आपको क्या प्रपोज करते हैं, आपको क्या ऑफर करते हैं, क्या वो अपनी टेक्निकल प्रोफाइल प्रेजेंट करते हैं, क्या वो आपको फाइनेंशियल ऑफर्स करते हैं, इसकी बेस पे आप उन 10 के 10 बिडर्स को कंपेयर करेंगे और जो आपके लिए फायदेमंद बिडर होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको आप एवेल्युएशन में एक्सेप्ट करने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दे, कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे अपने प्रोजेक्ट। अब टेंडरिंग में भी इसका टेंडरिंग के प्रोसेस को अगर इस डिटेल में अगर हम देखें तो ये चीज आपके पास टेंडरिंग एवेल्युएशन प्रोसेस आपके पास नजर आ रहा होगा। स्टेज जो 1 है, स्टेज 1 में जो है वो टेक्निकल टीम आपकी बिड्स को एवेल्युएट करती है, फिर उस क्वालिटी प्रोसेस से गुजरता है। अगर वो डिफाइंड क्राइटेरिया पे टेक्निकली आपकी फर्म आ जाती है, फॉर एग्जांपल देखें
इसको जरा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। मैं बीइंग अ पर्सन एक घर बनवाना चाहता हूँ। अब उस घर को कौन बना के देगा मुझे? एक अगर आम फहम सी जुबान में समझा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर बना के देगा। अब मैं अखबार में इश्तिहार देता हूँ कि मुझे घर बनवाना है, और जो भी पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो मुझे ये घर बना के इन शराइत पे, इन कंडीशंस पे ये घर बना के दे सकते हैं, वो प्रपोज करें, वो आए और अपनी बिड जमा कराएं, इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें, ताकि मैं मोस्ट सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर सकूं। अब मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएंगे, वो मेरी शराइत के मुताबिक अपना अपना प्रपोजल जमा करा के जाएंगे। अब मैं उनसे दो चीजें मांगता हूं, एक उनकी टेक्निकल प्रोफाइल, और दूसरी अपने प्रोजेक्ट के लिए उनका फाइनेंशियल प्रपोजल, कि वो ये प्रोजेक्ट कितने कॉस्ट में, कितने अखराजात में मुझे मुकम्मल करके दे सकते हैं। अब दो चीजें हैं, एक मैं उनको टेक्निकली एवेल्युएट करूंगा। टेक्निकल एवेल्युएशन क्या हो जाती है किसी भी फर्म की, कि वो टेक्निकली कितना साउंड है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास जो उनका क्रू है, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो उनके पास डिजाइन टीम है, जो उनका कंपनी का पोर्टफोलियो है, क्या उसमें इतनी ताकत है, इतनी सकत है कि वो मेरे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल एवेल्युएशन होगी। और अगर फाइनेंशियल एवेल्युएशन की बात करें तो फाइनेंशियल एवेल्युएशन के अंदर मैं ये देखूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मुझे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किस एक्सपेंस के अंदर कंप्लीट करके दे सकता है। अब उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल उस डिटेल में हम नहीं जाते, वो हम ये भी देखते हैं कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं है फाइनेंशियल बिड। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन ओवर जनरल जनरल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वी गो फॉर लोएस्ट बिड, जो कम से कम बिड जमा कराता है कि भाई मैं आपको इतने पैसों में ये प्रोजेक्ट करके दे दूंगा। तो जाहिर है जो आपको कम पैसों में करके दे रहा है आप उसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं, अनलेस कि बहुत कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं, उस केस के अंदर टेक्निकल एवेल्युएशन ज्यादा मैटर करती है फाइनेंशियल एवेल्युएशन के अगेंस्ट। लेकिन नॉर्मल रूटीन्स में, नॉर्मल प्रोसीजर्स के जो रूटीन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है जिनमें कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हाई लेवल टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, उसमें फिर फाइनेंशियल एवेल्युएशन जो है उसको देखा जाता है। तो टेंडरिंग क्या है? टेंडरिंग एक फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ इनविटेशन है जिसके अगेंस्ट आपको प्रपोजल आते हैं। प्रपोजल्स में आप सुटेबल प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है और उस पर काम शुरू हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। कोई भी दो लोग आपस में कोई वादा करते हैं, कोई विलिंगनेस शो करते हैं, कुछ एक्सेप्टेबिलिटी का इजहार करते हैं, एक दूसरे की बात को एग्री कर लेते हैं, दैट इज एन एग्रीमेंट। अ प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड मेक्स एन एग्रीमेंट। मैं आपको कोई चीज प्रपोज करता हूं कि यार हमें इस रास्ते से नहीं जाना, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, दिस इज द प्रपोजल, दिस इज द एडवाइस, दिस इज द ओपिनियन फ्रॉम माय साइड टू यू। अब आप अगर इस पे रजामंदी का इजहार करते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं, तो दैट मीन्स वी हैव एग्रीड टू द डिसीजन कि हमें इस स्पेसिफिक रास्ते से जाना है। अब दोनों लोग हम एक सर्टेन चीज पे विलिंगनेस शो कर रहे हैं, दैट इज द एग्रीमेंट। that willingness is the agreement among both of us। अच्छा, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट भी तो दो लोग आपस में कुछ तय कर लेते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क हुआ?
इसको देखना हमें पड़ेगा। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट देखिए, इसमें इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी एग्रीमेंट कह दिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान इटसेल्फ इज अ एग्रीमेंट, बट दिस एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा व्हेन इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। और हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिस पे लॉ इंप्लीमेंट होता है, यानी कि आप उसकी किसी भी टर्म को, किसी भी कंडीशन को वायलेट करेंगे तो यू विल बी ट्रीटेड अंडर लॉ। लॉ विल रेगुलेट दैट। तो इसका मतलब है कि वो जो एग्रीमेंट है जिसको लॉ रेगुलेट करेगा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो बातें हुई क्या? समझ गए ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट इज जस्ट अ विलिंगनेस, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइप ऑफ विलिंगनेस विच इज enforceable by law. Agreement is not enforceable by law. Contract is actually enforceable by law. All the contracts are agreement, but all the agreements are not contracts. देखें, एग्रीमेंट क्या था? जस्ट अ विलिंगनेस। दो लोग विलिंगनेस शो करते हैं, ओके रजामंदी है किसी एक बात पे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो लोगों की विलिंगनेस तो है ही है, लेकिन इस विलिंगनेस को प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है लॉ। इसको, इस विलिंगनेस को लॉ रेगुलेट करता है। यानी कि अब दो लोग अगर किसी चीज पे एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, और जो बंदा भी उस प्रॉमिस को वायलेट करेगा, तोड़ेगा, तो फिर लॉ उसके साथ दो दो हाथ करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इटसेल्फ एग्रीमेंट है, लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। एग्रीमेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इनको भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना पड़ेगा। तो तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स अपने अंदर एग्रीमेंट रखते हैं, लेकिन तमाम एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। वाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स? कॉन्ट्रैक्ट आप करते क्यों हैं? दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती क्यों? देखिए, जब भी दो लोग आपस में कोई चीज तय करते हैं, अगर मैं एक घर बनवाना चाहता हूं और कोई मुझे घर बना के देगा, तो मैं बीइंग ऑनर या बीइंग अ क्लाइंट, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरे कुछ फराइज हैं, और बीइंग अ ऑनर, बीइंग अ क्लाइंट, मेरे कुछ हकूक भी हैं। इसी तरह जो मुझे घर बनाकर देगा, फॉर इंस्टेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर उसके भी कुछ हकूक हैं। अब देखें, गौर करें, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन उनमें प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? क्लाइंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, और थर्ड पार्टी द इंजीनियर, या जिसको आप कंसल्टेंट कह सकते हैं, मॉडरेटर कह सकते हैं, आप डिजाइन प्रोजेक्ट डिजाइनर कह सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट टीम हो सकती है, आपकी ऑडिट टीम हो सकती है। तो ये आपके तीन मेन प्लेयर्स होते हैं, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट। तो अब जहां पे एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व है, उनको रेगुलेट करना, उनको स्कोप ऑफ द वर्क में, स्कोप ऑफ द वर्क की ट्रू स्पिरिट के मुताबिक उनसे काम लेना, जब मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी डायनेमिक है, फ्रेगमेंटेड है, डिफिकल्ट है, डेंजरस है, इसका 3D नेचर है, इनफैक्ट 4D नेचर। तो क्यों है ये इतनी फ्रेगमेंटेड, इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी डायनामिक? इसलिए कि इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं।
Apart from these three main players, these three main stakeholders, we have multiple stakeholders involved in the construction industry. So that involvement of the multiple stakeholders in the construction industry makes it more complex. जब एक से ज्यादा लोग जो इंटरेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगी और प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ये इंटरेक्शन मुमकिन नहीं है. द प्रोजेक्ट विल गो टूवर्ड्स द डिलेज एंड अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. अल्टीमेटली प्रोजेक्ट्स अबेंडन हो जाएंगे, प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे इफ वी गो इनटू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विदाउट द लॉ प्रोटेक्टेड एग्रीमेंट्स. तो मैंने अभी जो सारी आपको कहानी सुनाई, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों जरूरी है. भाई कॉन्ट्रैक्ट्स हमें स्कोप ऑफ वर्क बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स हमें बताएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म हो जाना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट्स हमें बताएंगे कि पेमेंट का तरीकाकार क्या होगा. हर हफ्ते बाद कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट करनी है, महीने बाद करनी है, या कोई माइलस्टोन अचीव होने के बाद करनी है, कब पेमेंट रोक लेनी है, किस केस में उसको कॉन्ट्रैक्टर को बोनसेस देने हैं, बेनिफिट्स देने हैं, किस केस में पेनल्टीज देनी है. ये सारा मैकेनिज्म आपका कॉन्ट्रैक्ट्स में तय होगा. प्रोजेक्ट को मॉनिटर किस तरह करना है, आपने मॉनिटरिंग के लिए डाटा कलेक्शन किस तरह करनी है, कहां कहां पे आपने कॉन्ट्रैक्टर को बावर कराना है कि उसने ये चीज इस अंदाज में प्रॉपरली रिपोर्ट करनी है ताकि आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, प्रोजेक्ट की कोई चीज हिडन ना हो. रोल्स क्या है, किस बंदे ने क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट के अंदर, रिस्क क्या है प्रोजेक्ट के अंदर. देखें कुछ चीजें तो बड़ी आपके सामने होती हैं, कुछ चीजें हिडन होती हैं. अब बहुत सारी चीजें जो हिडन होती हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है, ये तो आ गया आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर. लेकिन योर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल इनफ टू हैंडल दोज रिस्क व्हेन दे कम इन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. कॉन्ट्रैक्ट, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को खत्म करेगा, कम करेगा. बिल्कुल आप इसको खत्म तो प्रोजेक्ट्स के अंदर से नहीं कर सकते, डिलेज और कॉन्फ्लिक्ट्स को, लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, एक कंप्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट विल हेल्प यू आउट इन मिनिमाइजिंग द डिस्प्यूट्स. अच्छा, फिर इन केस डिस्प्यूट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मैकेनिज्म होगा कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करना है. आया यू हैव टू गो फॉर लिटिगेशन, आया यू हैव टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, आया यू हैव टू इन्वॉल्व सम independent impartial third party, or whatever you have the mechanism you can decide in your contract, and that will be helpful in case of dispute. अब आपको याद होगा कि इससे पहले हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. अब एक चीज हमारे पास आ गई, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल. मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, ह्यूमन लाइफ साइकिल. इंसान पैदा होता है, वो ग्रो करता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है और वो फिर इस दुनिया से चला जाता है. तो इन मेजर फेजेस के अंदर बहुत से माइनर फेजेस भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल यही लाइफ साइकिल है ना इंसान की, स्टार्ट टू एंड. इसी तरह प्रोजेक्ट का एक आइडिया आना, यानी कि प्रोजेक्ट इनिशिएट होना, फिर उसकी प्लानिंग होना, उसका डिजाइन होना, उसकी एग्जीक्यूशन होना, उनकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन होना. मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के बाद you test your project and that is ready for utilization, that means that your project is ended. तो ये प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल आ जाती है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल क्या है, कुछ मिलती जुलती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से. देखिए सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट योर कॉन्ट्रैक्ट. You just write down the main items or the main terms of your contract. Then you negotiate with the parties in the second step. You collaborate, you negotiate. When you negotiate, you get the most
comprehensive contract document that covers all the aspects. Why the comprehensive contract document is required? Because if something is not included in your contract document, it means that you are going to face the mess at the later stage in your execution phase. I'm sorry. That mess, that mess can be a financial, related to financial aspects of the project. That can be related to the quality of the project. That may be related to the scope of the project. That may be रिलेटेड टू द स्केड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो सकता है, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है, उसकी क्वालिटी पे असर पड़ सकता है, उसका स्कोप मीट नहीं हो सकता. तो negotiation, the second step is the negotiation. Negotiation is the backbone for constructing a healthy and a comprehensive contract document. अब जब contract document negotiation के बाद एक मेच्योर फॉर्म में डेवलप हो जाता है, तो उस मेच्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप थर्ड पार्ट में जाके एग्जीक्यूट करते हैं. अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं. इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि अब दो पार्टीज एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी कंसिडरेशन दे चुकी हैं. अब वो कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है. इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं. उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आपकी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन हो रही है, और इसी चीज को देखना है कि हो रही है कि नहीं हो रही. दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. इफ यू थिंक देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट viable, that is not possible, you have to administer that. If you think that certain condition of the contract is not being implemented on the site, then you will immediately report that. You will immediately communicate that. देखिए, being a contractor, अगर आप समझते हैं कि क्लाइंट जो है, जो ऑनर है, मालिक है प्रोजेक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन वायलेट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर फौरन बताएगा कि डियर सर, वी हैड दिस एग्रीमेंट इन आवर कॉन्ट्रैक्ट और आप इसको वायलेट कर रहे हैं, तो अंडर लॉ यू विल हैव टू फेस द डिफिकल्टी एट द लेटर स्टेज. इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, देन client can ask the question to the contractor that why you are doing this. You will be in trouble in case of violating the contract conditions. अब इसको कहते हैं contract administration. When the contract has been properly administrated, once the project is completed, that means the contract has to be closed. तो ये जो हमारा पांचवा फेज आ जाता है, that is the closure of your contract. So this is the contract life cycle. Moving towards the next slide, अब हमारे पास आ जाता है टिपिकल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है जी? एक आम हमारा जो कन्वेंशनल रूटीन में कॉन्ट्रैक्ट एक मायदा लोगों के दरमियान कैसे होता है. सबसे पहले पार्टीज आइडेंटिफाई होती हैं जी, किन लोगों के दरमियान मायदा होता. दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करती हैं. लाइक मुझे घर बनवाना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर करूंगा एक सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ प्रपोजल व्हिच इंक्लूड्स दैट आई एम गोइंग टू पे हिम फॉर स्पेसिफिक सर्विस. वो मुझे कुछ बना के दे रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट उसको पे करूंगा. और कॉन्ट्रैक्टर मुझे क्या ऑफर करेगा कि वो जब मुझे कुछ बना के देगा तो उसके अगेंस्ट वो मुझसे चार्ज करेगा. तो बोथ पार्टीज एक दूसरे को ऑफर करती हैं और उस ऑफर के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ हासिल कर रही होती हैं. तो प्रोमिसेस होते हैं पार्टीज के दरमियान. उन प्रोमिसेस पे जब आप विलिंगनेस शो करते हैं, एग्रीमेंट शो करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. दोनों पार्टीज एक दूसरे की विलिंगनेस को इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन रिसीव कर, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको जो वो काम करता है उसके अगेंस्ट पेमेंट होती है, और जो ऑनर होता है उसको उस पेमेंट के अगेंस्ट वो सर्विस मिल जाती है. बना हुआ घर मिल जाता है, वो बना हुआ प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसके लिए वो पे कर रहा होता है.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कॉन्ट्रैक्ट, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट की क्या खसूसियात है। मेरा ख्याल है हमारे पूरे लेक्चर में ना वी वर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एक बुरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो करेगा क्या, नहीं होगा तो क्या करेगा। तो बड़ा कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बड़ा केयरफुली बना होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, टाइम टेस्टेड, टाइम प्रूवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं और बिल्कुल यू डोंट हैव योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड यू आर जस्ट राइटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बड़ी लिंक्ड होती हैं विद योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। ऐसा ना आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एग्री कर जाएं जो दैट इज बियॉन्ड पॉसिबिलिटी, तो दैट कुड बी अ मेस फॉर यू। फेयर होना चाहिए, फेयर यानी कि उसमें अनफेयरनेस, बेईमानी, दो नंबरी, फ्रॉड का शायबा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पर करते हैं तो अल्टीमेटली यू गिव अ पाथवे टू द कॉन्फ्लिक्ट। बैलेंस्ड होना चाहिए, अब किसी एक पार्टी पे भेजा बोझ नहीं होना चाहिए, ना उस पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए और ना डालने वाले को डालना चाहिए। प्रोजेक्ट की again you put your the success of your project into the danger। applicable to the elements of a construction projects, यानी उसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए है तो उसकी शराइत ऐसी ही होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए वायबल हो, रिलेट करती हो, ऐसी ना हो कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट ही ना हो सके। तो बड़ा एक comprehensive, giant, well expressed document होना चाहिए ताकि कोई भी important चीज, every bit of information must be get touch with your contract। So why? अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्यों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्यों, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जिसका जो फर्ज है वो अपना फर्ज पूरा करे और हंसी खुशी प्रोजेक्ट मुकम्मल करे। अच्छा, आम रूटीन में आप देखते होंगे मुख्तलिफ आपकी कोर्ट्स काम कर रही हैं, शरीयत लॉ और सिविल लॉ, इसी तरह कंस्ट्रक्शन लॉ भी है, लॉ की एक ब्रांच है जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और इसकी अलाइड, इसके एसोसिएटेड फील्ड्स जो है उनको एड्रेस करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखिए कानून बनाया गया सिविल इंजीनियरिंग के इश्यूज को, मैटर्स को एड्रेस करने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मुख्तलिफ इंटरलिंक पार्टीज हैं, वो पार्टीज क्या होंगी, वो पार्टीज आपस में थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लिंक्ड होंगी। जब उसमें वायलेशन होगी तो उस वायलेशन को आप शरीयत कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं करेंगे, या शरई लॉ उसको एड्रेस नहीं करेगा, या सिविल लॉ उसको एड्रेस नहीं करेगा। उसको एड्रेस करेगा उसके रेलिवेंट लॉ, और जिसको कंस्ट्रक्शन लॉ कहा जाता है। अब लॉ क्या एड्रेस करता है, लॉ सारी चीजें एड्रेस करता है। कंस्ट्रक्शन लॉ जो है दैट इट एक्सप्रेसेस द लीगल प्रिंसिपल्स, कि क्या कानून है, क्या प्रोसीजर है, किस काम को करने के लिए किसके क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशंस है, कोई वायलेट करेगा तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। उसमें प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम्स की बात होती है कि प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डीलिंग, सप्लायर्स के साथ डीलिंग्स कैसे होंगी, इन सारी चीजों को कंस्ट्रक्शन लॉ डिफाइन करता है। All are well expressive payment process, liability for defective construction,
construction insurance, disputes, claims, changes to the work, payment process, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो सारी चीजें हैं जिनको लॉ, कंस्ट्रक्शन लॉ जो है वो एड्रेस करता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि आप टाइमली कम्युनिकेट करें पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उसमें लीगल बाइंडिंग्स के हवाले से पार्टीज को पता होना चाहिए कि उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारियां क्या हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट को टाइमली कॉन्ट्रैक्ट की असल रूह के मुताबिक मुकम्मल कर सकें। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, क्या आप लॉ से वाकिफ हों, रेगुलेशन से वाकिफ हों, आपको यू हैव द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि मुख्तलिफ जो इंटरलिंक पार्टीज हैं उनके दरमियान स्मूथ प्रॉपर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म हो, उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप रहे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स जो हैं वो अपने लोगों को असिस्ट करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट रखें, और म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी रहें, ना कि पर्सनल बेनिफिट्स में इंडल्ज हो जाएं लोग और प्रोजेक्ट्स को नुकसान हो। तो अगर आम सादा सी जुबान में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं भाई कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो बेहतरीन तरीके से टाइम के अंदर, और जो वैल्यू ऑफ मनी वी आर लुकिंग फॉर वो हासिल हो जाए, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तरीके से विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द क्वालिटी ट्राइंगल, याद है ना आपको क्वालिटी ट्राइंगल, टाइम, कॉस्ट, स्कोप, दैट एड्रेसेस द क्वालिटी। तो विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, विद इन स्कोप अगर आप प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो यही कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इस किस्म की रेड बुक अगर आपने कभी देखी हो, द फिडिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूरी लॉज कंडीशंस जो है, कंस्ट्रक्शन लॉज जो हैं वो इस किताब के अंदर इस रेड कलर बुक में मेंशन है। फिडिक स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द कंसल्टिंग इंजीनियर्स। ये इसमें हमारे पास जनरल और स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। जनरल कंडीशंस जो है वो एड्रेस करती हैं, देखें हमें सच बोलना चाहिए, अब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ना, ये एक जनरल कंडीशन है। और स्पेसिफिक कंडीशन ये होगी कि आप किसी मखसूस एरिया के मुताबिक वहां के हालात देखकर, वहां की कल्चर, वहां की डायनामिक्स, वहां के मौसम, वहां के रूटीन, वहां की फाइनेंशियल कैपेसिटी, वहां की टेक्निकल कैपेसिटी, वहां का एजुकेशन लेवल देखकर वहां के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेसिफिक जियोटेक्निकल कंडीशंस के अंदर जो कंडीशंस तय करेंगे, जो मायदे करेंगे, जो लॉज उन पे रेगुलेट करेंगे, जो डिफाइन करेंगे, जिस लॉज पे एग्री करेंगे, वो आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाती हैं। तो जनरल कंडीशंस वो हैं जो फिर along the different countries across the globe जो है वो एक्सेप्टेबल होती हैं। तो ये फिडिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है। द रेड बुक सिविल के अलावा जो मैकेनिकल और दूसरे वर्क्स हैं इंजीनियरिंग के, उनके लिए आपको डिफरेंट कलर्स में बुक्स अवेलेबल होंगी ये लॉज की। और ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो फिडिक को डेवलप करती हैं और इम्प्लीमेंट कराती हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसको अडॉप्ट करता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और यही इसको इम्प्लीमेंट कराता है। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच।